हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आज सब आप जानते होंगे कि आज चांद रात है। कल हमारे यहाँ पर ईद है। तो चलिए जल्दी जल्दी मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, तैयारी करनी है। तो पहले मुझे आपके साथ क्लास ज्वाइन करना है। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए मेरे साथ। कहाँ हो सब मेरे बच्चों? चले आओ, चले आओ। इज एवरीवन इज हियर? राबिया, रीटा, संजना। यस, गुड इवनिंग संजना, गुड इवनिंग मंजू। मंजू, कल की क्लास आप नहीं दिखे मुझे। ऐसा आए थे, कल थे आप मंजू? नहीं आए थे, मुझे लगा आप नहीं थे। चलिए, कुछ इतना खास नहीं था। मतलब बजटिंग के बारे में कैसा हो जाता है बजटिंग, आप रिवाइज देख लोगे ना, मतलब रिकॉर्डिंग सेशन, तो आप इजीली अंडरस्टूड कर लोगे। ओके, कुछ ज़्यादा एकदम प्रेशर वाली चीज़ नहीं थी। और बट इम्पोर्टेंट लेक्चर था। अभी जो भी लेक्चर्स होंगे ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे। तो जो भी आप करोगे तो थोड़ा अच्छे से करो, ठीक है? तो चलिए, मैं स्टार्ट कर लेती हूँ सेशन। कृशाली, यस कृशाली, गुड इवनिंग डियर, कैसे हो? सो चलो, हमारे सेशन के लिए फिर कैसा है, टाइम वेस्ट हो जाता है। सो लेट वी स्टार्ट। जो जुड़ेगा वो जुड़ता जाएगा। देन जो लेट हो जाएगा फिर वो रिकॉर्डिंग सेशन देख लेगा। ठीक है? सो लेट वी स्टार्ट। आज राबिया नहीं जुड़ी है, रीटा नहीं है, रुकमनी नहीं है, और संजना ने मेरे साथ ही ज्वाइन कर लिया। थोड़ा सा 1-2 मिनट, क्योंकि शीट्स इसमें ज़्यादा है, 100 के ऊपर शीट चली गई है। तो इसीलिए थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है। राबिया शीरकुरमा बनाने चली गई है अभी से। होल्डिंग कंपनी कल हमारा हो गया था। चलो, सो लेट वी स्टार्ट। आज क्या हो रहा है, सिस्टम को स्लो क्यों आ रहा है? हाय नदीम अहमद, कहाँ थे डियर? कल आपने ज्वाइन नहीं किया था सेशन। अस्सलाम वालेकुम नदीम जी, चांद मुबारक आपको। थ्री और फुल स्क्रीन। यस, फुल स्क्रीन पे चला जा बेटा। देखिए, कल हमने क्या सीखा था, बजटिंग के बारे में देखा था कि बजट किस तरह से डिसाइड होते हैं, उसके बाद किस तरह से बजट को एलोकेट किया जाता है।
इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी जो होती है, हेड ऑफ द कंपनी होती है, जो खुद कुछ काम नहीं करती है, लेकिन सबके ऊपर नजर रखती है, सबके हिसाब से काम करती है। यस ईशा, गुड इवनिंग। कल आप नहीं थे ईशा। देखिए, जो भी मैंने कराया है बजटिंग के बारे में, उन सब के बारे में, अगर मैं रिपीट करने जाऊँ ना तो 50 से 60 शीट वापस से रिपीट करने में पूरा लेक्चर चला जाएगा। तो बेटर है कि हमने होल्डिंग कंपनी पे जैसा एंड अप किया था, तो मैं होल्डिंग कंपनी को लेकर स्टार्ट करती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि चल क्या रहा था। कल हमने सीखा था बजटिंग के बारे में, बहुत अच्छे से सीखा है। बजट किस तरह से डिसाइड होता है। देखिए, बजट के लिए सब में बेटर होती है हमारी मम्मी, जो घर का पूरा जो है बजट संभाल के चलती है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द होल्डिंग ऑफ द कंपनी? होल्डिंग ऑफ द कंपनी मतलब दादाजी जो अभी क्या है, रिटायर हो चुके हैं। अब वो उनके 5-6 बच्चे हैं, तो वो अपने 5-6 बच्चों को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, ये वाला बेटा क्या कर रहा है, वो वाला बेटा क्या कर रहा है। एग्जैक्टली, व्हाट डू यू मीन बाय द होल्डिंग कंपनी? होल्डिंग कंपनी क्या करती है, नजर रखती है, वाउचिंग करती है, बिग बॉस की तरह के अंदर कंटेस्टेंट कौन क्या कर रहा है। ठीक है, बिग बॉस कुछ काम नहीं करते, बिग बॉस सिर्फ आदेश देते। तो होल्डिंग कंपनी भी क्या करती है, सिर्फ ओवरऑल ऑब्जर्वेशन करती है, पैसा दे देती है कि अच्छा पापा मेरा पैसा तुम लगा लो, प्रॉफिट कमाओ मुझे रिटर्न दो, प्रॉफिट कमाओ तो मुझे रिटर्न दो। ठीक है, अब देखो उसके अंदर सब में पहले कैसा है। मोस्ट वेलकम डियर। मैं सबको याद करती हूँ, एक बार मेरे साथ जो जुड़ गया ना तो फिर मुझे सबकी याद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा नहीं हो कि कोई कमी ना हो, क्योंकि ये हमको जेआरएफ की जर्नी है, यहाँ पर हमको हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट को लेकर चलना है। तो ऐसा ना हो कि आपको मेरी वजह से कोई इशू आए या कुछ प्रॉब्लम आए। तो आई वुड लाइक टू नो दैट और वांट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स वॉट एवर यू हैव। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। कैपिटल प्रॉफिट अंडर द होल्डिंग कंपनी ऑफ अ अकाउंट। देखो, कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल मतलब जैसे कि मैंने तुमको पैसा दिया, उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करो और मुझे दो। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कैपिटल प्रॉफिट अंडर द होल्डिंग कंपनी अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज अ कैपिटल गेन। यानी हमारे कैपिटल को बढ़ाना, कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट हुआ मतलब हमारा कैपिटल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। दिस कैपिटल प्रॉफिट अंडर द कैपिटल अकाउंट, देखो, this capital profit under the account of a holding company can be the result of the sales of a capital assets, stock, bond, है ना। अगर हम समझो मेरे पास फर्नीचर है, ठीक है, ये मेरे क्या था, कैपिटल एसेट है ना, मेरे अपने पैसे में लगा हुआ था। तो अभी मैंने फर्नीचर बेच दिया, तो फर्नीचर यानी प्रॉपर्टी की कोई चीज बेचा, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट का पैसा है वो मेरे क्या बढ़ाएगा, कैपिटल के गेन को बढ़ा देगा। when the capital profit under the holding account increase and the increase the value of a company investment, अगर यानी वो क्या बता रहा है कि अगर होल्डिंग कंपनी ने जो कैपिटल दिया था उसके ऊपर प्रॉफिट आया, तो मतलब क्या बढ़ा, कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अभी समझ लो मैंने ईशा को दिया था, ईशा मैं देख रही हूँ, ईशा, नदीम, इन सबको मैंने तुम लोग को रन करने के लिए दिया। नदीम क्या काम करता है, तो नदीम जोमेटो चलाता है। ईशा क्या काम करती है, ईशा कॉल सेंटर में जॉब करती है। तो मैंने उनको क्या बोला, तो तेरा कॉल सेंटर खोले। नदीम को बोला तो जोमेटो का ब्रांच ही ले ले। ठीक है, मैंने उनको पैसा दे दिया। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं बोलती मेरे पैसा मैंने 5 लाख रुपए नदीम को दिया, 10 लाख रुपए ईशा को दिया। ठीक है, तो वो लोग अपना काम करे। अभी जब रिटर्न आएगा तो वो लोग क्या करे, नदीम ने मेरे 5 लाख रुपए पे मेरे को 25,000 रुपए दिया, 50,000 रुपए दिया। तो ये क्या बढ़ा, मेरे कैपिटल की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज होती गई, है ना। तो ये जो इंक्रीमेंट होता गया, तो मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सिंपल एंड स्वीट। गुड इवनिंग रीचा, गुड इवनिंग रुकमणी। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो मुझे थम के निशान दो। अगर एक थम आया मतलब कि ठीक ठाक समझा, 3 से ऊपर थम आए मतलब कि आपको परफेक्टली समझ में आया, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे 5 दे सकते हो। यस पूजा कुमारी, गुड इवनिंग डियर। मैंने अभी कुछ ज्यादा नहीं समझाया, सिर्फ कैपिटल होल्डिंग कंपनी हमने कल स्टार्ट किया था, उसके ऊपर कैपिटल मतलब कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारे लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। अभी रिवेन्यू प्रॉफिट ये भी कल हो चुका है हमारा। रिवेन्यू प्रॉफिट मतलब के जितना भी इनकम और एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है, जितनी भी इनकम और एक्सपेंडिचर है, तो रिवेन्यू मतलब इनकम आ जाएगा। तो जितनी भी इनकम हमारी आ रही है गुड्स को बेचने से, देखो पहले हमने किसके बारे में किए थे, बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहे थे। असेट्स बढ़ रहा था हमारा, तो हमारा कैपिटल बढ़ रहा था। असेट्स मतलब अगर असेट सोल्ड हो रहा है उसके ऊपर प्रॉफिट ज्यादा यानी पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो वो उससे हमारा क्या बढ़ा था, कैपिटल बढ़ा था। अभी हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इनकम और एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करेंगे, तो अगर हमने कोई गुड्स बेच दिया, ओके, कोई गुड्स बेचने के बाद हमारी क्या बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। तो यानी क्या बढ़ेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेगा। इज दिस क्लियर? समझ में आया? फर्नीचर बेचा, फर्नीचर इज अ पार्ट ऑफ असेट्स,
तो क्या कौन से इसमें पैसा बढ़ेगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इज दिस करेक्ट? अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में यानी गुड्स को बेचा, गुड्स को बेचने से क्या बढ़ेगा? रेवेन्यू इनकम बढ़ेगी। ये चीज याद रखना, ऐसे क्वेश्चन करता है कि ऐसे ऐसे होल्डिंग कंपनी थी, होल्डिंग कंपनी ने ऐसे इन्वेस्ट कर दिया, तो उसने फर्नीचर बेचा, उसको प्रॉफिट हुआ, तो क्या बढ़ा आपका? तो कैपिटल वो बताएगा, कैपिटल रेवेन्यू बढ़ा, कैपिटल क्या बढ़े? तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ा। एग्जैक्टली अगर उसने गुड्स बेचा, गुड्स बेचने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या बनेगा? रेवेन्यू इनकम, यानी रेवेन्यू प्रॉफिट बनकर आएगा। कोई बात नहीं पूजा, जस्ट अभी मैंने स्टार्ट किया था, तो आपको कोई इशू नहीं, यही अभी जस्ट मैंने जो बताया कैपिटल और रेवेन्यू, यही दो टॉपिक स्टार्ट हुआ ना। एडवांटेजेस ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, एडवांटेजेस मतलब उसके बेनिफिट क्या है ना? तो एडवांटेजेस, देयर आर द न्यूमरस बेनिफिट ऑफ अ होल्डिंग कंपनी अकाउंट, लाइक अ बेटर मैनेजमेंट सिस्टम। यानी होल्डिंग कंपनीज, अभी जैसे बिग बॉस अगर आप लोग देखते होंगे, है ना, तो बिग बॉस क्या कर रहे हैं? सब जगह पे नजर रख रहे हैं ना, तो यानी सबके ऊपर ऑब्जर्वेशन हो रहा है, सबके ऊपर ओवरऑल गो थ्रू द काम हो रहा है, कोई कुछ रॉन्ग करेगा तो हम बताएंगे। हाँ, इसमें हमको क्या होगा? टैक्स बेनिफिट होगा। अभी समझ लो मैं हूँ, ठीक है, अभी नदीम के पास इनकम टैक्स वाला आएगा तो नदीम भरेगा, ईशा के पास इनकम टैक्स वाला आएगा, इनकम टैक्स भरेगा। अभी कोई इनकम टैक्स वाला अगर मेरे पास आएगा तो मैं थोड़ी ना काम कर रही हूँ, मेरे अंडर कंपनी चल रही है, वो तुम्हारे को टैक्स भर रही है, मेरे को वो लोग मेरा पैसे का प्रॉफिट दे रहे हैं, तो मैं क्यों भरूंगा? ठीक है, ये सारी बातें हो जाएगी। ठीक है, एनी डाउट? नाउ टैक्स बेनिफिट, देयर आर द लॉट ऑफ टैक्स बेनिफिट, एग्जाम्पशन इन द सर्टेन केस, जैसे हमारे को बेनिफिट मिल जाएगा। Diversification, when the subsidiary of a holding company are from the different industries or the different sector, then overall risk the business automatically reduce and diversification। देखो हम हमारा बिजनेस क्या करें? डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या करें? नई नई चीजों को इन्वॉल्व करें। अभी मुझे समझ में आ गया, मैंने बताया था कल एक परसों के दिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, मैं बोलूंगी रेनकोट ले लो, रेनकोट ले लो, 1000 रुपए में रेनकोट ले लो, डगबग का रेनकोट ले लो, कोई लेगा क्या? विंड शीटर ले लो, है ना, कोई लेगा क्या? नहीं लेगा। लेकिन मैंने सोचा कि अरे यार, अभी मतलब ये वाला जो मेरा मेरा विंड शीटर का तो बिजनेस नहीं चलेगा, ये स्टॉक को साइड में रखते, ये चीज को साइड में रखते, एक नया फॉर्म स्टार्ट कर दे जिसमें हम लोग कोल्ड ड्रिंक सेल कर देंगे। गर्मी का टाइम आ रहा है, नहीं पीने वाला भी आकर कोल्ड ड्रिंक जरूर पिएगा। तो ये क्या हुआ? डाइवर्सिफिकेशन, हमने हमारे कंसेप्ट को छोड़ के नया बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट अर्न किया। फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेस आने चाहिए, है ना, अप एंड डाउन तो आते रहेंगे। मैं ये नहीं बोल सकती कि कंपलसरी मेरे पास ही लोग खरीदेंगे, किसी के टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है, वो लोग दूसरी जगह भी जा सकते हैं, क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, पैसे के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती जाएगी? अप एंड डाउन मार्केट में आती जाएगी। देखो फिक्स रेट वाले शॉप पर ज्यादा आपको रश नहीं मिलेगा, लेकिन जहां पर उसने वो फिक्स रेट रखने की जगह पर उसने लिख दिया कि 50% ऑफ, ठीक है, अगर 1000 रुपए की चीज से उसको 2000 रुपए की कर दिया और लिख दिया 50% ऑफ, तो ये आपके लिए क्या हो गया? फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अपना वो पैसा कमा रहा है बराबर से, लेकिन पब्लिक किसकी तरफ जाएगी? डिस्काउंट की तरफ अट्रैक्ट होगी। यस संजना, कहाँ पे कुछ डाउट है बेटा? एनी डाउट इन दिस 3 पॉइंट? पहला मैंने बताया टैक्स बेनिफिट, दूसरा बताया डाइवर्सिफिकेशन, विंचीटर ले लो, विंचीटर, फ्लेक्सिबिलिटी, मार्केट में अप एंड डाउन आते रहेंगे। नेक्स्ट, ओके, नाउ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट और कंसोलिडेशन रिसोर्सेस और यूजिंग द ब्रांड नेम। सेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट मतलब अ ग्रुप ऑफ सब्सिडरी कंपनी इन द सेम इंडस्ट्रीज, एक ग्रुप है, ठीक है, इसको देखो, अ ग्रुप ऑफ अ सब्सिडरी कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री कैन बी प्रोवाइड विद द सेंट्रल मैनेजमेंट, the system may be holding of a company, this will help to improving a decision making process, coordinating between the company। यानी क्या हो जाएगा? सेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट, यानी हम लोग मिलकर काम करेंगे, यानी एक ग्रुप बना लिया, जैसे हम लोग ने सार्क वगैरह के बारे में पढ़ा था कि वो लोग एक यूनियन बना के चलते हैं कि हमारे ग्रुप के अंदर हम लोग जो है बेचेंगे और खरीदेंगे। हमने बिजनेस इन्वायरमेंट में ये बात पढ़ी थी, है ना। तो वैसे ही ग्रुप एक्टिविटी में कंट्री टू कंट्री क्या हो जाते थे? एक साथ मिलकर काम करने का एक ग्रुप बना देते थे, है ना, एशियन सार्क, इसके अंदर हमने पढ़ा था। तो वैसे ही यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट, यानी यहाँ पे 3-4 कंपनी जो है एक साथ मिलकर काम कर रही है, कुछ अगर डिसीजन की बात आ जाती है लोग ग्रुप में मिलकर डिसीजन कर लेंगे। ओके, कंसोलिडेशन ऑफ रिसोर्सेज, होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेशन ऑफ रिसोर्सेज विद हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ maximization of improvement efficiency of the organization sharing a different sources such as administrative management services। ये क्या बोल रहा है? कंसोलिडेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या कि रिसोर्सेज विल हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट,
यानी पैसे को कम करेगा। मैक्सिमाइजेशन टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, यानी क्वालिटी को बढ़ाएगा, काम के अच्छे तरीके को करने के लिए बढ़ाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयरिंग डिफरेंट रिसोर्सेज, यानी अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को अपना कर लेगा। सच एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सर्विसेज, लाइक देखो अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं ना, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कितने सारे हैं, अन अकेडमी है, टेक्स्ट बुक है, बाइजूस है। आप लोगों ने यहाँ पे क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि यहाँ पे एक मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है। इन केस अगर मैंने कुछ गलती कर दिया, मेरे लेक्चर में कोई इश्यूज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे जो दूसरा अभी जैसा कल जैसा टेक्निकल इशू आ गया था, लैपटॉप बंद हो गया था, मैंने पैनिक नहीं हुआ, मैंने चैट बॉक्स में जाके इन्फॉर्म कर दिया कि जस्ट स्टूडेंट वेट 5 मिनट्स, द सिस्टम इज गोइंग टू बी हैंग, सो आई विल बी रिकनेक्ट यू विद इन द 5 to 10 मिनट्स। ओके, तो आप कोई पैनिक नहीं हुए, आप कुछ नहीं हुआ, सिस्टम को मैंने मैनेज कर लिया। तो ये ऐसे सारे कंसोलिडेशन ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में पड़ती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ, using the brand name, the subsidiary company can use the brand name holding company along with the trademark, real estate and other resources। देखो अभी हम लोग कैसा करते हैं मालूम है, जब एक नॉर्मल है ना, हम लोग कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ पे हमको पॉकेट मनी मम्मी पापा दे रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे मम्मी पापा मिडिल क्लास के हैं तो वो हमको नॉर्मल देंगे, जो रॉयल्टी फैमिली के तो वो लोग ब्रांड ही प्रीफर करेंगे। इज दिस क्लियर? वो ऑटो रिक्शा में या बस की लाइन में आपको खड़े हुए नजर नहीं आएंगे, वो कार में आएंगे, स्कूटी पे आएंगे, बाइक पर आएंगे, है ना, हायरबुसा वगैरह बाइक लेकर आ सकते हैं, हाई फाई चीजें लेकर आ सकते हैं, एक ब्रांड हो गया। अभी जैसे एप्पल का फोन एक ब्रांड है, नोकिया का फोन ब्रांड है, सैमसंग क्या है, ब्रांड है। तो हम लोग क्या करें, ब्रांड। अभी गुच्ची का बैग मैंने बताया था ना, दिल्ली मार्केट में अगर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगी 100 रुपए की, 150 रुपए की, लेकिन अगर हमको शाइनिंग मारना है तो हम बताएंगे देखो मेरे पास गुच्ची का बैग है, फर्स्ट कॉपी है भाई, वो गुच्ची का बैग लाख रुपए से स्टार्ट होगा, मैंने 150 रुपए का खरीदा है चोर बाजार से। डिफरेंट है, तो ब्रांड नेम को यूज करना। नाउ, द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ सब्सिडरीज, ठीक है, एक्सप्लॉइट करना यानी आगे बढ़ाना। देर आर द सर्टेन केसेस व्हेन द होल्डिंग कंपनी फोर्स इट इज सब्सिडरीज, फोर्स करती है सब्सिडरीज को। इन मेनी केसेस चूजिंग अ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सर्टेन काइंड ऑफ अ सप्लायर्स and the something seller good services lower market price at a lower visa holding company। देखो कभी कभी हमारे पर प्रेशर आता है ना, काम का प्रेशर, अगर हम में से कोई कॉर्पोरेट फील्ड में होगा तो मंथ एंडिंग आने वाला है, तुमको इतना टारगेट पूरा करना है, इतना टारगेट किए बिना हम जा नहीं सकते वरना हमको सैलरी नहीं मिलेगी। अभी जैसे अप्रैल मंथ है, ठीक है ना, 26 अप्रैल तक हमको रिजल्ट वगैरह बनाकर देने हैं, स्कूल सेक्शन वगैरह में अगर कोई पढ़ाता होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से जीआर आ जाता है कि इतनी तारीख को आपको देना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़े, काम करना पड़ता है। हमको प्रेशर आ गया कि बाबा ईद हो या कुछ भी हो, काम करना है मतलब करना है। तो डाइट काइंग यानी हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर प्रेशराइज होता है होल्डिंग कंपनी का कि बाबा ये मार्केट के अंदर स्टॉक नहीं बढ़ा है तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा चल रही है, तो अपना सेलिंग प्राइस कम कर ये वाले मार्केट में सोल्ड कर। इट इज क्लियर? तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ सब्सिडरी। डिफिकल्टी इन रेसिंग अ कैपिटल, कभी कभी इन चीजों की वजह से क्या हो जाती है, डिफिकल्टी होती है कैपिटल के बढ़ाने में। द होल्डिंग कंपनी अकाउंट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड द डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। होल्डिंग कंपनी कभी कभी कैसे होती है, सामने से पैसा दे देती है और फिर हुक्म चलाती है, भाई 1 महीना हो गया तूने पैसा नहीं दिया, अरे भाई साल भर का वादा किया था लेकिन देगा ही ना। फिर दूसरे महीने फोन आएगा, भाई कितना कुछ प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, यानी खाली खाली तंग करने वाले काम होल्डिंग कंपनी के, यानी हमको प्रेशराइज देने के लिए। एट द सेम टाइम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल्डिंग कंपनी आर नॉट अवेलेबल, सो द ट्रांसपेरेंसी इज नॉट नोन। ठीक है, अगर होल्डिंग कंपनी अवेलेबल नहीं होती तो यानी हमारे बीच में और होल्डिंग कंपनी के बीच में क्या है, कुछ रिकॉर्ड जो है सब खुफिया नहीं हो सकते। ड्यू टू द रीजन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू द होल्डिंग कंपनी टू राइज द कैपिटल, जिसकी वजह से यानी प्रेशराइज सर पे बैठे रहने की वजह से हमारे क्या हो जाता है, होल्डिंग कंपनी के प्रेशराइज की वजह से हम कैपिटल को ज्यादा जल्दी रोल नहीं कर पाते, घुमा फिरा के, मतलब इसका पैसा इधर घुमा उसका पैसा उधर घुमा करके नहीं कर सकते। अनएथिकल एक्ट, it may be the certain cases when the director of a holding company hide their act, they move or losses toward the balance sheet of the subsidiary company। यानी हम लोग अनएथिकल एक्ट्स, कहीं ना कहीं हम लोग को क्या हो जाता है, डायरेक्टर जो है, ठीक है, वो डिसाइड नहीं कर पाता कि कहाँ पे से कैसा करना है। ओके, द डायरेक्टर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी हाइड देयर एक्ट, वो अपने काम को क्या कर जाता है, छुपा देते हैं। मूव द लॉसेस टुवर्ड द बैलेंस शीट, और उसके जो भी लॉसेस होता है वो चुपके से बैलेंस शीट में जाके क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। जैसा रेवेन्यू में से पैसा उठाकर दे दिया, कैपिटल के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ था उसके ऊपर पैसा उसमें से उठाकर उसको उठाकर दे दिया, तो ये क्या हो गया, अनएथिकल एक्ट। पहले एथिकल एक्ट पढ़ लिया था हमने, अब यहाँ पे अनएथिकल एक्ट मतलब
जहां नहीं होना चाहिए था वो काम होने पर उसको कैसे कंट्रोल करना। इज दिस क्लियर? तो चलो अभी आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी में। टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या कहती है? वी जस्ट वेट फॉर द 2 मिनट्स फॉर द अजान। ओके, ईद मुबारक। थैंक यू मेरा बच्चा। ओके चलो अभी हम आ जाते हैं। थोड़ा मुझे ना स्पीड में भागना पड़ा है क्योंकि मतलब हम लोग थोड़ा पीछे हैं और कहीं ना कहीं मुझे स्पीड की रेसिंग में जाना पड़ेगा, ताकि ये जो थियोरेटिकल पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा लेंदी है। तो यानी ये जो कंसेप्ट है वो आपके माइंड में खाली क्लियर होना चाहिए कि बाबा हाँ हमने पढ़ा था होल्डिंग कंपनी क्या है, मेन कैसा होल्डिंग कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी का रोल क्या है, होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट होता है बिजनेस में, अगर कैपिटल के थ्रू से प्रॉफिट होता है तो उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और अगर रेवेन्यू में से होगा तो वो रेवेन्यू इनकम बनकर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमको याद रखनी पड़ती है क्योंकि ये हमारे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। ओके सो यहाँ पर हम आ जाएंगे। मेरी आवाज क्लियर है ना? आपको वॉइस वगैरह आ रहा है ना प्रॉपरली? ओके सो यहाँ पर आ जाएगा अभी, द होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच इज एग्जिस्टिंग ऑफ द पर्पस ऑफ अ मैनेज ऑफ अ ओन कंपनी एंड दे रिक्वायर बाय द होल्डिंग कंपनी ला 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 ला। मतलब देखो सब में पहले इसके टाइप क्या है, पहला टाइप क्या है, प्योर होल्डिंग कंपनी। ओके तो व्हाट डू मीन बाय द प्योर होल्डिंग कंपनी, यानी मैं होल्डिंग कंपनी हूँ, मैं ओनर हूँ, मतलब मैं, मेरे अंडर बहुत ज्यादा कंपनीज है, तो मैंने क्या किया है, मैंने शेयर्स लेके रख दिए, ठीक है ना, लेकिन मैं उन शेयर्स को कुछ यूटिलाइज कर रही हूँ, मैं कुछ करने जा रही हूँ, हाथ लगा रही हूँ, काम कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, भाई मैंने पैसा दे दिया, मैं बैठ के तमाशा देखूंगी। इज दिस क्लियर? इट इज कॉल्ड अ प्योर होल्डिंग कंपनी। Mixed holding company, it is also termed the holding operating company. Under the type of company, the company has its own business, along with that the company also manage the subsidiaries। यानी मेरा एक अलग से बिजनेस तो चल रहा है, आप बहुत ज्यादा गरीब लोग आ गए थे मेरे पास, लाओ मैडम पैसे दो, लाओ जरा मैडम पैसे दो, ये बार आज मैं अमीर बन गया हूँ। 2 दिन से मतलब जितना इतने पहले सब में हुआ तो मैंने सब में सबसे पैसा मांगा था कि मुझे स्टार्ट करना है, पैसे दो। आज मैं अमीर बनूंगी, ठीक है, मेरा भी दिन आना चाहिए। आज का दिन मैं अमीर हूँ। तो मैंने क्या किया है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत कंपनी, मेरे पास कोई कमी नहीं। तुम लोग आए थे मेरे पास, मैडम ये कंपनी स्टार्ट करना, मैंने पैसा दे दिया। देखो आप लोगों को मैंने बताया था शार्क टैंक करके जो एक आता है यूट्यूब पे, विवेक बिंद्रा ने जिसको एडवर्टीज ये किया हुआ है, एम्बेसिडर है वो उनके, मतलब जैसा कि प्रमोट करते हैं उनको, शार्क को। तो उसके अंदर देखो 4-5 लोग बैठे, अमन करके है जिन्होंने बोर्ड का वो बनाया, ईयरफोन एंड ऑल दिस कंपनी। शुगर जो है हम लोग कॉस्मेटिक वगैरह जो यूज करते हैं, शुगर ब्रांड है, उसके जो मेन जो है वो वहां पर बैठे रहते हैं। तो ऐसे नए नए क्रिएटिव चीजें जो लॉन्च करते हैं जिसके ऊपर बेनिफिट्स होगा तो वो लोग उनको इक्विटी पे अपॉइंट करते हैं। तो वैसे वो लोग तो बहुत अमीर है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, वो लोग वहां चेयर पे बैठे हुए हैं, उनके पास आ रहे कि बाबा मैंने ये नया बिजनेस लाया है, मुझे इसके लिए पैसा दे दो। तो वो लोग अपना परसेंट बता रहे और वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं। इज दिस क्लियर? तो वो चीज देखते रहो, यानी जब तक आपका ये यूजीसी नेट चल रहा है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके अंदर कि मार्केटिंग क्या है, वो लोग अपने आप को प्रमोट कैसे कर रहे हैं, और उसके बाद उनको बेनिफिट क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें उनको पहले समझ में आनी चाहिए। तो बेनिफिट के हिसाब से
उसको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये सारी चीजें उनको कंपल्सरीली अंडरस्टूड होगी. तो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज एडवाइज यू टू वॉच द यूट्यूब चैनल ऑफ अ शार्क. तो वहां पे आपको सारी डिटेल पूरी कंफर्म मिल जाएगी. Now, immediate company. Immediate company means what? It is a most case the holding company are also owned by the any other company. ओके, लाइक अभी जैसे कि मुझे आपका बिजनेस पसंद आ गया तो मैंने आपको ऑफर दे दिया. जैसे शार्क टैंक के अंदर 4-5 मैंने बताया ना कि वहां पे दो बैठे हुए रहते हैं. तो मेरा बिजनेस आप लोग को सबको पसंद आ गया तो आप लोगों ने ऑफर देना शुरू कर दिया. लाइक मैंने बोला कि मुझे 5% इक्विटी पे जो है 50% इक्विटी के ऊपर बेनिफिट चाहिए. तो इमीडिएट केस के ऊपर हम लोगों ने क्या कर लिया, the holding company which is hold a company but the same time the holding company is owned by the entity. ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी क्या करती है, दूसरे लोगों को ऑफर देती है कि बाबा लाओ मुझे पसंद आ गया, चल मैं तेरे इसमें डायरेक्टली पैसा देता हूँ. इट इज कॉल्ड इमीडिएट कंपनी. इंटरमीडिएट कंपनी आर ऑल्सो दोज होल्डिंग कंपनी विच आर सब्सिडरीज ऑफ अ लार्जर कॉर्पोरेशन. इंटरमीडिएट मतलब जिसका लार्ज इनकॉर्पोरेशन है. लर्न द इंडियन कंपनीज एक्ट, इट इज अ अमेंडमेंट. देखो इंटरमीडिएट कंपनी यानी ऐसी कंपनी होल्डिंग कंपनी विच आर सब्सिडरीज ऑफ अ लार्जर कॉर्पोरेशन. यानी होल्डिंग कंपनी मैंने तो है लेकिन मैंने बड़ी कंपनी में पैसा लगाया. ठीक है, अभी समझ लो मैं बताऊंगी मैं धीरू भाई अंबानी हूँ, ठीक है ना, या मैं रतन टाटा हूँ. तो रतन टाटा ने ऐसा नहीं कि सिर्फ टाटा इंडस्ट्रीज वगैरह को ही आगे बढ़ाया, उसने कहीं और भी मतलब उसने बड़ी कंपनीज को क्या किया है, हेल्प आउट किया है. एक कार की कंपनी थी, मैं आपको एक बताती हूँ, एक ये रियल स्टोरी है, रियल टाटा की जो केस स्टडीज है. टाटा ने जब बनाया था मारुति 800 बनाया था मार्केट में, वो चली चली चली. बाद में फॉर्चुनेट फोर्ड कार की जो कंपनी है, उन्होंने कुछ ऐसा कार वगैरह लॉन्च किया था. तो उसके बाद क्या हो गया था कि टाटा जो था वो लॉस में चला गया था. तो टाटा फोर्ड के पास क्या गया, चला गया बोलने के लिए कि बाबा मेरी जो कार्स वगैरह है तो उसको तुम जो है टेक ओवर कर लो. ठीक है, तो तुम उसको टेक ओवर कर लो. उसने डायरेक्टली मतलब ये एक्शन दिखाया कि मैं तुम्हारे को टेक ओवर क्या करूं, तुम्हारे इसमें क्या बेनिफिट होगा. एंड देन उसने क्या किया, टाटा ने अपना ब्रांड अपनी चीजों को आगे बढ़ाया. आज फोर्ड कंपनी को, और फोर्ड कंपनी जब लॉस में चली गई, जिसके मार्केट में जब उसके शेयर्स डाउन चले गए थे, तब रतन टाटा ने उनको हैंड्स अप किया, उनको इम्प्रूवमेंट के लिए आगे बढ़ाया. इज दिस क्लियर? आज हमारे इंडिया में जो फोर्ड कंपनी चल रही है, समझ में आया? तो उसको जो है हेल्प आउट जो है वो डूब रही थी वो कंपनी, तो डूबते हुए को बचाया किसने, रतन टाटा ने. इज दिस क्लियर? यस डियर रिचा, थोड़ा स्लो जाते हैं. ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको? इंटरमीडिएट कंपनी क्या हुआ, इंटरमीडिएट कंपनी ऐसी कंपनी यानी बहुत लार्जेस्ट कंपनीज है, उसके अंदर भी क्या किया कंपनी ने, यानी मैंने जो है, मैं बहुत अमीर हूँ तो मेरे पास तो अंडर कंपनी चली, लेकिन मैंने खुद ने एक अमीर कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया. इज दिस क्लियर? Now, example of a holding company. There are the lot of the example of a holding company. Example of an American technology company has been discussed below. ठीक है, तो देखो एक होल्डिंग कंपनी के लिए अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे एग्जाम्पल क्या है, तो आजकल तो शार्क टैंक एग्जाम्पल है. टेक्सुअल जो था हम लोग को मिलता है एक अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, अमेरिकन कंपनी विच हैज एस्टैब्लिश 7 years ago, 7 साल पहले वो लॉन्च हुई थी 2 अक्टूबर 2015 में. अल्फाबेट इज अ kind of a holding company of a subsidiary like a Google Fiber, Waymo and other subsidiaries of a Google. यानी वो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट्स के अंदर जितनी थी है उनको क्या करती है, होल्ड करती है. द मेन रीजन बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अल्फाबेट कंपनी वाज टू मेक अ कोर ऑफ अ गुडविल बिजनेस एंड मोर अकाउंटेबल एंड रिलायबल और क्लियरनेस. यानी उसको सर्विस प्रोवाइड करना, पैसा कमाना, ये उसका एम एंड मोटिव था. तो उन्होंने वैसा किया. जैसा शार्क टैंक में आज पैसा लेकर बैठे ना, आज मैं पैसा लेकर बैठी हूँ, लाओ बताओ तुमने कौन सा प्रोडक्ट लाए, ये कंपनी में अगर ये मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो गया तो कितना बेनिफिट दे सकता है, क्या इसकी प्रमोटिंग कैसे होगी, इसकी एडवर्टीजमेंट कैसे होगी, इसको आपने अभी तक उसके ऊपर सेल किया तो आपको कितना रिव्यू मिला है, फैक्चुअल बात बतानी पड़ती है. वहां पे हम फेकम फाक नहीं बोल सकते. ठीक है, इज दिस क्लियर? इतना डाउट है? हाँ, देखो अभी क्या है, व्हाट इज अ मार्जिनल एनालिसिस. देखो मार्जिन के ऊपर ही समझ में आता है मार्जिनल क्या बोल रहा है. हम लोग कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर एक मार्जिन बना के चलते हैं ना, प्रिंट प्राइस रहता है ना. देखो अगर आप नोटबुक भी खरीदने जाओगे मार्केट पे, उसके पीछे कितना लिखा होगा,
₹30 लिखा होगा, लेकिन कभी कभी जो शॉपकीपर रहता है वो आपको अपना डिस्काउंट वगैरह के हिसाब से आपको ₹28 में दे देगा, कोई ₹25 में दे देगा, है ना। लेकिन उसका मार्जिन क्या है, वो प्रोडक्ट अगर मार्केट में बिकेगा तो उसकी एक मार्जिन बनेगी। तो मार्जिन क्या बोल रहा है कि एक सेकेंड, the study of the cost and the benefit of a small margin, change in the production of a goods and addition unit of a input of the goods। ठीक है, हम लोग प्रोडक्शन के अंदर जो गुड्स है और एडिशन यूनिट ऑफ इनपुट ऑफ अ गुड्स, और अगर हमने उसके अंदर कुछ एडिशन चीजें डाल दी, ठीक है, दिस इज अन द इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग टूल बिजनेस कैन यूज टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट ऑल द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट। यानी हम ऐसा क्या चीज करेंगे कि जिसकी वजह से हमको प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए और प्रॉफिट ज्यादा मिले। इज दिस क्लियर? अभी देखो सेम कंपनी कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, ये तीनों ब्लैक कलर के ड्रिंक के ब्रांड है। किसी को टेस्ट कोका अच्छा लगता है, किसी को थम्स अप अच्छा लगता है, किसी को पेप्सी अच्छी लगती है ना। जो शाहरुख खान का फैन होगा उसको पेप्सी अच्छी लगेगी, जो आमिर खान का फैन होगा उसको कोको कोला अच्छी लगेगी, जो सलमान खान का फैन होगा उसको थम्स अप अच्छी लगेगी, है ना। तो ये तीन अलग अलग कोल्ड ड्रिंक हो जाते हैं। तो ये तीनों ड्रिंक है, लेकिन उनके ऊपर उन लोगों ने क्या किया, देखो तीनों मार्केट में आज खड़े, मार्केट में तीनों कंपनी आज खड़ी है, बराबर है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे क्या क्वालिटी हम जो है थोड़ा सा यूनिक चेंज करें, पैकेजिंग पे चेंज करें, उसकी एडवर्टीजमेंट पे चेंज करें, उसकी क्वालिटी में चेंज करें, उसकी डिजाइन में चेंज करें। तो यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा कि उसका कॉस्ट है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा और प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सकेंगे। जहां पेप्सी कंपनी जो है 200 ml, पहले देखो कंपटीशन बहुत हो रहा था बीच में मार्केट में, पेप्सी कंपनी ने जो है 200 ml की जो बॉटल थी वो ₹20 की मिलती थी, ओके। अभी कितने की हो गई, 200 ml की बॉटल ₹35 की हो गई। तो वो कोको कोला वाले ने ₹30 की कर दिया। किस में चेंज किया होगा उसने, थोड़ा सा क्वालिटी में चेंज किया। पेप्सी थोड़ी लाइट होती है, कोको कोला थोड़ी हार्ड होती है, थम्स अप उससे भी हार्ड होती है। जो रेगुलर हैबिचुअल होते होंगे ना पीने के लिए, जैसा अगर बियर पीने वाला इंसान है तो उसको पता चल जाएगा ये वाला वाइन कितना साल पुराना है, ये वाला वाइन कैसा है, ये वाला वाइन कैसा है, ये वाली बियर कैसी है। उसके बाद सिगरेट पीने वाला इंसान, सिगरेट पीने वाले को भी टेस्ट और प्रेफरेंस समझ में आ जाता है कि बाबा फोर स्क्वायर अच्छी है कि गोल्ड फ्लैक्स अच्छी है, और भी कुछ अच्छे अच्छे आते थे नाम, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें हम लोग को क्या, मार्जिनल को उसका मेन मोटिव क्या है कि हमको प्रॉफिट बढ़ाना है। प्रॉफिट बढ़ाना है तो हमको क्या करना है, इनकम इंक्रीज करनी है। इनकम इंक्रीज करनी है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट में क्या होने चाहिए, रिडक्शन होने चाहिए। कॉस्ट कम होगा और तो इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर? देखो एक एग्जाम्पल भी मैंने इसके अंदर कवर अप किया है, ओके। एग्जाम्पल को लेके बता देती हूँ मैं आपको। GNL is a shoe manufacturing who is produces 60 pair of a shoes, 60 pair of shoes के बनाए। कॉस्ट उसका लगा $55,700, ओके। द कॉस्ट पर पैर कितना था, एक पैर की प्राइस कितनी थी, 928। द सेल प्राइस ऑफ अ पैर कितना था, ₹1500 थे। दस द टोटल रिवेन्यू कितना हो रहा था, $90,000 का। प्रोड्यूस द एडिशनल पेयर ऑफ शूज, द रिवेन्यू इज 91। अगर वो और शूज बनाएगा, पहले तो अभी वो रिवेन्यू, उसकी इनकम कितनी बढ़ती जा रही है, 90,000 से ऊपर जा रही है। अगर वो ज्यादा पैर बनाएगा तो 91,500 तक जाएगी। द टोटल कॉस्ट विल बी, तब कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा उसका, 57,000 हो जाएगा। यानी देखो अगर यही चीज पहले 55,000 की बन रही थी, $55,700 की बन रही थी, तब हम कितना कर पा रहे थे, 90,000 कर पा रहे थे। लेकिन अगर उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई 57,000, यानी उसकी देखो वैल्यू, द कॉस्ट विल बी, अगर 57,000 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 91,000। तो पहले हम इन दोनों में डिफरेंट देखेंगे, कितने डॉलर का है, 1500 में। फिर 57,000 और 55,700, तो 1300 का डिफरेंट आया। इज दिस क्लियर? द अबव रिजल्ट चेंज इन द नेट बेनिफिट, तो कितने डॉलर का बेनिफिट का डिफरेंट आ रहा था, $200 का बेनिफिट आ रहा था। क्यों? क्योंकि 1500 माइनस 1300 तो कितने हो गए, 200। द मार्जिनल एनालिसिस हेल्प द बिजनेस डिसाइड वेदर इट इज अ बेनिफिशियल और नॉट, यानी उससे हमको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले हम इतने का प्रोडक्शन, यानी समझ लो ₹10 की प्रोडक्शन कर रहे थे, तो गुड्स कितने जा रहे थे, 50 गुड्स बेचे जा रहे थे। अब हमने अगर वो ₹15 की प्रोडक्शन कॉस्ट कर दिए तो अब इतने जा रहे, ज्यादा जा रहे, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट निकाले कि बाबा पहले जो बेच रहे थे वो सस्ता था कि अभी जो बेच रहे वो सस्ता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो डिफरेंस आ जाएगा उससे हमको पता चल जाएगा कि बाबा अभी प्रॉफिट हो रहा है कि पहले प्रॉफिट हो रहा था। इज दिस क्लियर?
कंपेयर करना मीन्स पहले से हमको कंपेयर करना होगा। कंपेयर करने में हमको पता चल जाएगा कि ये साल बेनिफिट हुआ कि नेक्स्ट लास्ट ईयर बेनिफिट हुआ था। हाँ आनंद कुमार गौतम, बेटा देखो हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल है। ये लास्ट के 2-4 शीट जो है मेरे, ये सारे आपको हिंदी कंटेंट के साथ ही मिलेंगे, डोंट यू वरी। ये देखिए हिंदी कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है बच्चा, ठीक है। जब आपको आपके एक ग्रुप के ऊपर जो नोट्स होगी ना, ये टोटल पूरे हिंदी के साथ, एक शीट हिंदी होगी और एक शीट इंग्लिश में पूरा आपको कन्वर्टेड मिल जाएगी, ठीक है। हाँ लेकिन एक्सप्लेनेशन पार्ट मैं हिंदी में ही देती हूँ पूरा, ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो, ठीक है। एनी डाउट? हाँ ये देखो ये वाला पॉइंट है ना डियर आनंद कुमार जी, आप भी न्यू हो, नाइस टू मीट यू। कि आप हमारे लेक्चर में आए, आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया है अभी तक आप सुन रहे हो, तो उसमें आपको डाउट है? लास्ट 2 यूनिट के, तो लास्ट 2 यूनिट अभी तक यानी जो हो चुके वो, कि अभी यूजीसी नेट के लास्ट 2 यूनिट, जो हमारे फर्स्ट 2 यूनिट हो चुके हैं, वो उसकी बात कर रहे हो आप? बिजनेस एनवायरनमेंट और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ईशा प्लीज लेट मी कंफर्म, आपको फर्स्ट और सेकेंड यूनिट, फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट, बेटा फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट आपने जो ऐप से ज्वाइन किया है ना, वो ऐप के अंदर ही आपको कंटेंट में जाना होगा, कंटेंट के अंदर आपको कॉमर्स में जाना होगा, देन यू कैन फाउंड द माय नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल ओवर देयर। एक बिजनेस एनवायरमेंटल का फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें 10 से 15 आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो अभी भी ये लास्ट हमारा बाकी था, उसका ये एडिशन होकर ये भी 10-15 होगी, ठीक है। तो चलो आप एक बार कंटेंट में जाके चेक कीजिए बेटा। 1499 वाले में आपने जो भी कोर्स लिया, 2499 का लिया है, 1499 का लिया है, जो भी कोर्स लिया है, वो कोर्स के ऐप में जाएंगे आप, तो उसमें कंटेंट करके लिखा हुआ आएगा, उस कंटेंट पे आप टिक करोगे, या फिर आपने जो स्क्रीन होगी ना आपकी कलरफुल ऐसा एडवर्टीजमेंट वाली, उसके नीचे करोगे ना तो आपको नोट्स मिल जाएगा, नहीं तो कंटेंट करके मिल जाएगा, ठीक है। तो कंटेंट पे आप टिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको नोट्स मिल जाएंगे। जस्ट फाउंड इटसेल्फ टुडे, आज आप देख लेना लेक्चर के बाद, अगर नहीं मिले तो मुझे ग्रुप पे बता देना कि मैडम मेरा ये कोर्स है और मुझे नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे। और हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो आपको इस चीज में हेल्प कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको भी नोट्स फाउंड करने में डिफिकल्टी आ रही थी, बट नाउ दे कैन फाउंड इजीली। कल और परसों के नोट्स मैंने बताया था ना रीचा, मैं अपलोड नहीं करूंगी, आज करूंगी, आज करने वाली हूँ, मैंने कल ही आपको बताया था कि मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है। मैंने कल बताया था लेक्चर में बेटा कि मैं कल और आज के लेक्चर के नोट्स जो है आज अपलोड करूंगी। मैंने नोट्स प्रॉपरली बनाए, मतलब शीट्स बाकी है, याद आया? ठीक है, चलो आ जाते ब्रेक इवन एनालिसिस। ओके, तो ब्रेक इवन एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग concept that has a wider spread use. The main concentrate in the calculating the break even point, okay, which is a point which company does not make a profit or loss. देखो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है ना, पहले तो हम क्या करते हैं, या तो प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, है ना, क्लोज हो जाते हैं, फिर हम वो प्रोडक्शन बनाना बंद कर देते हैं। तो जो बीच का समय होता है ना, जहां से मार्केट गिरने लगता है, ठीक है, एक मार्केट चढ़ता है, चढ़ के रुक जाता है, रुकने के बाद गिरने लगता है, तो जहां रुक जाता है उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। समझ में आ रही है बात? जैसे कि मैं भी आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, कोई भी खाने पीने की चीज का, देखो अभी कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल मेरे माइंड में चला है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो बस कोल्ड ड्रिंक ही सामने आ रहा है, तो कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ये ले लेते हैं। अभी गर्मी ज्यादा है, ठीक है ना, तो ये 3 महीने जो था ना, जनवरी फरवरी नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, ये 3 महीने मार्च अप्रैल में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड कितनी होगी? फुल डिमांड हो रही है ना, फुल डिमांड, यानी पूरा, यानी अभी अगर देखेंगे तो कोल्ड ड्रिंक जनवरी में इतना सेल नहीं हुआ था क्योंकि ठंडी थी, फरवरी में सेल इतना नहीं हुआ था क्योंकि ठीक थी, फरवरी एंडिंग से जो सेल होता 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 ग्रोथ हुआ, यहाँ पर आके मार्च अप्रैल मई में आके रुक गया। मई के बाद से जून में बारिश शुरू हो गई, ठंडक शुरू हो गई, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। इज दिस क्लियर? तो हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी एक पॉइंट ऐसा जहां पर आकर हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, ना अभी हमको फायदा होगा ना अभी हमको नुकसान होगा। अब हमको समझ जाना चाहिए कि बाबा अभी हमारा बिजनेस जो है डाउन में चला जाने वाला है, तो हमको यहाँ पे रुक जाना है और हमें कुछ और सोचना है। इज दिस क्लियर? तो इट इज कॉल्ड एट ए ब्रेक इवन पॉइंट। इज दिस क्लियर एवरीवन?
एनी डाउट? अभी देखो इसमें एक और एक है सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, अब ये क्या होता है? कॉस्ट एंड द एस्टिमेटेड प्राइस, द नंबर ऑफ अ यूनिट शुड बी सोल्ड इन द ऑर्डर ब्रेक इवन कैन डिटरमाइन। देखो कॉस्ट वॉल्यूम यानी हम लोग ये चीज को ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे एनालिसिस करते हैं? जो कॉस्ट है, ठीक है, उसका वॉल्यूम ऑफ अ प्रॉफिट। यानी अगर मैं जो चीज थी, देखो कभी कभी क्या हो जाती है मालूम है? अभी देखो आप मॉल्स वगैरह में जाते हो ना, बहुत ज्यादा लोग घूमते होंगे मॉल वगैरह में, तो वहां पे क्या लगता है? सेल लगता है ना, महासेल। अरे मॉल वगैरह छोड़ दो, अभी बाहर नहीं जाते हम, हमारे मोबाइल पे आ जाते हैं। अमेजोन वगैरह है, अमेजोन वगैरह पे आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो अभी समझे जो भी आपको, हम लोग गर्ल्स है, लेडीज है, तो ड्रेस वगैरह तो मार्केट में देखते ही रहते, देखते स्क्रॉल करते रहते। अभी जैसे ईद आ गया, मुझे ये वाला ड्रेस खरीदना था, ठीक है, ये वाला ड्रेस खरीदना था, ठीक है, एड टू कार्ट, एड टू कार्ट, एड टू कार्ट। ओके, एक समय आ गया, मतलब कैसा कि अभी ईद आ गई, कंपलसरी मुझे खरीदना है। अब वो प्रोडक्ट कितने का भी हो, 5,000 का हो, 10,000 का, मैंने खरीद लिया, खरीदना है मतलब खरीदना। अब क्या हो जाता है? सेल लगने लगता है। जब वो प्रोडक्ट क्या होता है? बिकना कम हो जाते हैं। अभी अगर ईद चला गया, तो ईद के बाद तो ना दिवाली है, ना होली है, ना कुछ फंक्शन है, ना गणपति है, तो मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिकेगा ना। अब मुझे कपड़े तो बेचना है, मैंने इतने कपड़े बना लिया है, मैं तो घर में नहीं बैठ सकता कि बाबा तुम्हारा मतलब फेस्टिवल आएगा तब मैं वापस से घटरी लेकर आऊंगा और फिर करूंगा। मुझे भी कमाना है, मुझे भी खाना है। तो वैसे समय पे क्या आता है? सेल आ जाता है, मेगा सेल, महा सेल। तो उनको जो स्टॉक रहता है वो क्लियरेंस करना रहता है, ओल्ड स्टॉक को क्या करना रहता है? क्लियरेंस करना रहता है। एक और एक राज की बात बताऊंगी मैं, अमेजोन की और ये जितने भी एप्लीकेशन चलते हैं उनकी एक राज की बात है, वो मैं बताऊंगी आपको। पहले ये आप समझ लीजिए। तो ये क्या हो गया? महासेल लग गया। तो महासेल लगने पर हमने क्या किया? देखा कि ये जो प्रोडक्ट 1,000 रुपए का बिक रहा था, जिसकी वैल्यू मतलब मेरी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू उसकी 500 रुपए, लेकिन मैंने बड़ा चढ़ा के ये वाला पैसा भरना पड़ेगा, वो वाला पैसा भरना पड़ेगा, मैंने 1,500 रुपए उसका रेट लग दिया। आप लोग 1,500 में कल तक खरीद रहे थे, अब मैंने क्या कर दिया? वो प्रोडक्ट को 700 रुपए में कर दिया या 1,000 रुपए में कर दिया। ठीक है, तभी भी मेरा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मैंने वो प्रोडक्ट बनाया कितने में था? 500 में था। मेरे को तो प्रॉफिट ही होगा। 1,000 रुपए में भी मैं आपको दूंगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, मैं आपको 700 दूंगी तो भी मैं प्रॉफिट में रहूंगी। लेकिन मैंने आपको क्या दिखाया कि बाबा मैं अपना नुकसान कर रही हूँ और आपको दे रही हूँ। समझ में आ रही है बात? तो ये जो चीज थी ना, ये इसको बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इज दिस क्लियर? देखो कभी भी याद रखो, जितने भी हम ऑनलाइन ऐप से खरीदते हैं ना, वो कभी भी आपको फ्रेश स्टॉक नहीं बताते। जो मार्केट से डिक्लाइन हो जाते हैं ना, वो प्रोडक्ट हमारे ऑनलाइन में आते हैं। अगर आप है ना कहीं पे भी अगर आपको देखना है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, जैसा कि रिलायंस हब में जाके देख सकते हो, विजय सेल्स के अंदर जाके देख सकते हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलते हैं, वहां पर आपको न्यू न्यू मॉडल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? न्यू मॉडल्स मिलेंगे। जो ओल्ड मॉडल हो गया ना, एक मॉडल पीछे हो गया। अब कंपनी क्या करती है मालूम है? लाखों मॉडल बनाती है, एक चीज के लाखों मॉडल बनाते हैं। अब वो लाखों मॉडल बेचना है उसको। समझ में आया? तो लाखों मॉडल अगर आप गैलरी में से लेने जाओगे या करने जाओगे, तो वो एग्जैक्ट फिक्स रेट बता देगी कि बाबा इतना इतना पे करना पड़ेगा। लेकिन वही चीज अगर आप अमेजोन पे देख रहे हो तो आपको सस्ते में पड़े। क्यों? क्योंकि उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है मार्केट में, अब उसको क्लियर करना है, तो उसने आपको डिस्काउंट करके सामने शो कर दिया। आप क्या करने जा रहे हो? अरे नया प्रोडक्ट छोड़, ये वाला प्रोडक्ट तो मेरे को सस्ते में मिल रहा है, मैं नया ले लेती, मतलब ये ले लेता हूँ। आपके लिए प्रोडक्ट नया होगा, लेकिन कंपनी के लिए प्रोडक्ट क्या होता है? ओल्ड होता है, जो हम लोग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलता है। इज दिस क्लियर? हम लोग को कभी भी एग्जैक्टली करंट जो लॉन्च हो रहा है ना प्रोडक्ट, वो हमको ऑनलाइन पे नहीं मिलेगा। इज दिस रिमेंबर? ये बात हमेशा याद रखना। जो स्टॉक कंपनी को क्लियरेंस करना होता है ना, वो इधर उधर बेचने के लिए बेच देती है, और हम जैसे लोग डिस्काउंट समझ के उसको खरीद लेते हैं। याद आया? समझ में आया? एनी डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट है? हम्म, चलो रुक्मणी को समझ में आ गया। रीटा, रुक्मणी एक स्टार, कुछ डाउट है बेटा रुक्मणी? नो डाउट। वृशाली को भी समझ आ गया। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पे। ओके, कंट्रीब्यूशन पर आ जाते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को क्या करना, हमारे को लेस करना। लाइक हम लोग को कंट्रीब्यूशन मतलब प्रॉफिट पकड़ के चलो। समझ में आया? प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूशन मतलब प्रॉफिट, लेकिन हम लोग कॉस्टिंग लैंग्वेज में प्रॉफिट नहीं कहते, हम कहते हैं सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल प्राइस। तो उसे हम क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल मतलब खर्चे, है ना?
वेरिएबल मतलब जो भी हम लोगों ने छोटे मोटे खर्चे किए उसको लेस करेंगे। हमने प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, प्रोडक्ट बेचा कितने में, 5,000 में। अब मैंने मोबाइल के ऊपर, उसके ऊपर ग्लास गार्ड का खर्चा भी मैंने किया, मोबाइल का चार्जर खो गया था तो चार्जर का खर्चा भी मैंने किया, छोटे मोटे वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, तो आपने जो सेल किया, तो ये जो खर्चा आपने किया था मोबाइल को बेचने के लिए, समझ लो आपने 5,000 का मोबाइल बेचा, जिसके यानी एक जो मोबाइल है, अभी समझ लो मेरा मेरा जो मोबाइल है उसकी वैल्यू हो गई है अभी 3,000 रुपए। अब उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, उसको रिफर्बिश कर दिया। देखो ऑनलाइन पे भी मिलेगा आपको, रिफर्बिश लिखा होता है, लैपटॉप रिफर्बिश, मोबाइल रिफर्बिश लिखा होता है। तो उसने उसका गिलास गार्ड चेंज कर दिया, डिस्प्ले के ऊपर थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ा दिया, बॉडी वगैरह के ऊपर थोड़ा सा पीछे बैक कवर दे दिया, चार्जर साथ में खर्चा कर दिया, 1,000 रुपए का खर्चा कर दिया उसने उसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर। तो अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपए खर्चा करने के बाद वो मार्केट में वो प्रोडक्ट कितने में बेचने के लिए खड़ा हो गया, 5,000 रुपए में। तो भाई वो क्या हो गया, उसके लिए प्रॉफिट हो गया। समझ में आया? तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। ना ब्रेक इवन वॉल्यूम, ब्रेक इवन वॉल्यूम मैंने बताया ना, कहाँ अगर हम रुक जाते हैं, मतलब जो फिक्स कॉस्ट था हमारा, हर साल बाबा इतना खर्चा आएगा ही आएगा, यानी मोबाइल भी अगर लोगे तो मोबाइल के ऊपर ग्लास गार्ड तो गिरेगा, तो साल भर तो एक जैसा नहीं चलेगा, ग्लास गार्ड चेंज कराना पड़ेगा, ईयरफोन अपने लेना पड़ेगा, उसके बाद बैक कवर भी, मुझे शादी में जाना, अरे नहीं नहीं मैं पिछली शादी में गई थी तो ये कवर लेकर गई थी, अब मुझे न्यू दूसरे फ्रेंड की शादी में जाना है तो मुझे नया बैक कवर चाहिए। इज दिस क्लियर? तो ये चीजें क्या किया हमने, एक फिक्स कॉस्ट में से, ये कॉस्ट है हमारा, उसके अंदर से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जितना भी हमारा प्रॉफिट हुआ था, फिक्स कॉस्ट ये वाला हमने डिसाइड करके रखे थे कि 3,000 खर्चा होगा। अब हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ, 1,000 रुपए का हुआ, तो 3,000 रुपए में से 1,000 निकाल दिए, तो क्या हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर आ गया, 2,000 रुपए पे आ गया। इज दिस क्लियर? ये चीज को याद रखना। तो ये मैंने 2-4 एग्जाम्पल यानी सॉल्व करने के लिए डाल के रखे, खाली आपको गो थ्रू करना रहेगा। देखो मैंने यहाँ पे बताया कि ये सेल्स का, ये मुझे आपको इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट बताना है। तो देखो यहाँ पर से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, ये एक्स होती है और ये क्या होता है, वाई होता है। यहाँ पे हम यूनिट्स को बता रहे हैं, यहाँ पे हम किसको बता रहे हैं, डॉलर्स को बता रहे हैं। ओके, यानी यूनिट जो है बढ़ता गया, कब बढ़ता गया, देखो उसका प्राइस के हिसाब से, ठीक है, यूनिट हमने सेल करते गए, 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 सेल गए, जैसे जैसे डॉलर का रेट जो था, देखो पहले डॉलर का रेट यहाँ था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ता गया, वहां पर यहाँ पर आकर एक पोजीशन ऐसी आई जहां पे लोगों ने अपना टेस्ट प्रेफरेंस चेंज कर लिया। इज दिस क्लियर? फिर वापस से हम लोग ने क्या करे, उसके अंदर चेंजेस लाए और आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। तो जहां हम थम गए थे ना, बीच में जहां हम रुक गए थे, उसे हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। कंट्रीब्यूशन मतलब प्रॉफिट, सेल्स के अंदर से अगर आपने कोई खर्चे लेस किए, समझ में आया? मोबाइल अभी मैंने बेचा, मेरे मोबाइल की वैल्यू थी, मेरा मोबाइल तो सेकेंड हैंड है, तो सेकेंड हैंड मोबाइल की वैल्यू मेरी कितनी है, 10,000 रुपए चल रही है। तो 10,000 रुपए के मोबाइल के ऊपर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा और ग्लास गार्ड वगैरह लगा दिया और उसको आपको बेच दिया 12,000 रुपए में, ठीक है। तो 10,000 रुपए का मतलब मोबाइल था, उस पर 1,000 रुपए खर्चा किया और मैंने आपको और बेचा कितने में, 12,000 में बेच दिया। तो मेरा तो नुकसान नहीं हुआ ना, मेरा तो फायदा ही हुआ। तो जो मुझे प्रॉफिट हुआ उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। इज दिस क्लियर? use of a break even analysis to determine the level of a sales required to cover all the cost and earn the profit। यानी हम लोग को क्या है, तो जितने भी चीजें का कॉस्ट है उसको करके हमको क्या करना है, प्रॉफिट कवर अप करना। तो यूजेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या है कि जहां पे हम थम गए है ना, तो वहां पे से अभी वो कॉस्ट की वैल्यू को देखकर हमको क्या करना है, आगे प्रॉफिट कमाना है। तो असेस हाउ द प्रॉफिटेबिलिटी विल अल्टर द कंपनी इंजेक्ट न्यू कैपिटल इन द फॉर्म टू फिक्स द कॉस्ट ड्यू टू द चेंज इन द वेरिएबल कॉस्ट। देखो कभी कभी क्या हो जाते हैं, खर्चे बढ़ने लग जाते हैं, समझ में आया? खर्चे बढ़ने लग जाते हैं और हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिटेड है कि हमारे लिए नुकसान है समटाइम। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो खरीदने वाला कॉस्ट है उसको कम करना पड़ता है, तब जाके हमको फायदा होगा। देखो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी, हमने बनाया ज्यादा में और बेचेंगे कम में, तो हमारा नुकसान होगा। तो हमको सब में पहले बनाने के पैसे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जो कंपनी क्या करती है, जो कहीं कहीं कंपनी रहती है, हमको कोटेशन दिखाती है कि हम 20 रुपए में बनाएंगे, 25 रुपए में बनाएंगे, लेकिन वो बना दी कितने में, 10 रुपए में, 15 रुपए में, तो उसको फायदा होता ही होता है। इज दिस क्लियर? अब आ जाएगा बेटा, रुक्मणी समझ में आया था ना कंट्रीब्यूशन। अब हम आ जाते हैं मार्जिनल एनालिसिस
और आ जाते हैं हमारे इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस। मार्जिनल मैंने क्या बताया था, जो हमारी वैल्यू है, वैल्यूज के हिसाब से चलना, ब्रेक इवन पॉइंट यानी बीच में आकर रुक जाना, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन एनालिसिस कैलकुलेट द रिवेन्यू एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड प्रोडक्शन एडिशनल यूनिट। अगर मार्जिनल हमने बताया ना कि मुझे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या वो प्रोडक्ट की पैदावार को ग्रोथ और करना है, तो हम उसमें ऐसा क्या है जो उसकी प्राइस जो है रिड्यूस करेंगे तो हमको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मार्जिन एनालिसिस किसे कहते हैं, जब हम रिडक्शन करते हैं प्रोडक्शन वैल्यूज को करने के लिए। प्रोडक्शन वैल्यू यानी अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर जो भी मटेरियल लग रहा है उसकी वैल्यू को थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करेंगे, मतलब कि सस्ती सस्ती लेंगे। तो ये जो चीजें सस्ती सस्ती लेना है कि महंगी लेना है, तो ये चीज डिसाइड करने को हम क्या कहते हैं, मार्जिन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस कहाँ होता है, जहां पर हम एक पॉइंट पर आकर रुक गए, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। इज दिस क्लियर? यस। अब ये क्यों किया जाता है, टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ अ प्रोडक्शन। अब हमको प्रोडक्शन ये क्यों किया जाता है, पर्पस क्या रीजन है उसका, रीजन है उसका कि हमको देखना है प्रोडक्शन में एडिशनल यूनिट आउटपुट हम डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा तो हम ज्यादा प्रोडक्शन यानी ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर प्राइस कम हो जाएगी तो वो प्राइस में हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। अब ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या हो जाएगा, जहां पर हमारी यूनिट रुक गई थी तो हम वहां पर नए कॉस्ट से, फिक्स कॉस्ट एक नया बनाएंगे कि बाबा एक काम करते ना, ज्यादा नुकसान नहीं हो तो हम ये चीज जो 20 रुपए में बेच रहे थे उसको डिस्काउंटिंग वैल्यू देकर 15 रुपए पे इशू करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक ब्रेक इवन एनालिसिस, यानी हमको कैसे आगे बढ़ के कंप्लीट करवाना है। इज दिस क्लियर? लास्ट का पॉइंट थोड़ा नहीं दिख रहा है आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। और वो कॉम्प्लेक्सिटी यानी उसका नुकसान क्या है, तो ये मैं आपको जो है बाद में बता दूंगी, बाद में नहीं बता दूंगी, वेट, उसको मुझे ये करने दो, एंड ऑफ द शो। अच्छा ये नीचे उतर गया था, इसके लिए आपको दिखने लगा। यहां तक किसी को डाउट था? ये टोटल 115 116 पे शीट गई है। अभी मेरे ख्याल से अगर मैंने हिंदी के जो लास्ट के शीट में ऐड बाकी है वो हिंदी के नोट्स ऐड कर दिए तो कम से कम 125 135 पेजेस की जो है ये हमारी जो है पीडीएफ बनेगी। इसीलिए मुझे अपलोड करने टाइम जा रहा है। गॉट इट? तो ये मैं आज भी आपको अपलोड नहीं दूंगी, ये कल मैं आपको, ईद का दिन है तो मुझे थोड़ा सा ईद की तैयारी प्रिपरेशन करना रहेगा। तो मैं आज के जो नोट्स है वो आपको आज नहीं दे सकती हूँ। मैं आपको उसको एनालिसिस करके, देखो ये कुछ चीजें जो एनालिसिस के बाकी रह गई है वो एनालिसिस करके मैं आपको कल आपको हैंड ओवर करूंगी। इज दिस क्लियर? हाँ बेटे कर रही हूँ जूम, वेट, उसका अंदर लास्ट जो पॉइंट है वो बताना था, इसीलिए मैंने स्लाइड को जो है अनजूम किया था। समझ में आई बात? इसीलिए मैंने हटाया था। यहां तक आपको क्लियर है कंसेप्ट? तो प्लीज गिव मी द वन मोर डे, ताकि मैं आपको जो है पूरा सिस्टमेटिक एनालिटिक कर कर जो है आपको प्रोवाइड कर सकूँ नोट्स को। चलो वो लास्ट कॉम्प्लेक्स का जो एक पॉइंट है वो थोड़ा सा हाइड हो गया, वेट, क्योंकि मुझे यानी आपका लेक्चर खत्म हो गया ना तो मुझे थोड़ी ईद की तैयारी करनी पड़ेगी कल की। ओके, तो उस बारे में थोड़ा सा मुझे थोड़ा आपका समय लगेगा, तो इसीलिए मुझे एक दिन आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट चाहिए नोट्स अपलोड करने के लिए। वरना सब जाके बोलेंगे जीतू भैया हमको आज की नोट्स नहीं मिली। तो प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू डेट कि आप एक दिन के लिए मुझे वक्त दे, तो मैं उसको प्रॉपरली एनालिसिस करके जो है आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँ। इज दिस क्लियर? इसके अंदर और कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स के अंदर यानी ये चीजें थी कि क्या क्या चीजें आ जाती है। तो जब हम लोग मार्जिनल कॉस्ट करने जाते तो वहां पे प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर हम लोग को जो है रुकना पड़ता है, वहां पर कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट में क्या हो जाता है, मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट का वैल्यू के हमको कंपेरिजन करना पड़ता है कि हम लोग जो है प्रोडक्ट का भी प्राइस जो है
जो हिसाब से कम करने जा रहे हैं, तो ये रेट के अंदर दूसरा मार्केट में जो सामने वाला प्रोडक्ट बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है। ओके, वो एक कंसेप्ट था। अब आ जाओ स्टैंडर्ड कॉस्ट। देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब एक तरह का फिक्स कॉस्ट पकड़ के चलो, चाहे कुछ भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मैंने डिसाइड करके रखा है इतने में बेचना है, मतलब इतने में ही बेचना है। कस्टमर हम लोग जाते होंगे ना फिक्स कॉस्ट वाली शॉप में, तो यानी उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब ऐड किया है। मैं यहाँ पे बार्गेनिंग करने वाली बिल्कुल नहीं हूँ, मतलब ये चीज में बेचना है, मतलब यही चीज में बेचना है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ मेथड यूज टू कंपेयर द रिवेन्यू एंड, यानी प्रॉफिट को कंपेयर करता है स्टैंडर्ड कॉस्ट विद, अच्छा मैंने ये नहीं किया, जूम नहीं किया, वेट। हाँ मेरा बच्चा, लेकिन जरा ये छोटा सा टॉपिक बाकी है, एक 5 मिनट आप थोड़ा सा मुझे और दे दो आप लोगों की तरफ से, ताकि मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो है ना कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर कर दूं। ठीक है, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा, और फिर एक्चुअल कॉस्ट की बात रह जाएगी। सिंपल है। तो एक्चुअल कॉस्ट और जो 2-4 स्लाइड्स बच गई है फिर वो हम कल कर लेंगे। कल मैं आपको छुट्टी नहीं दूंगी, या फिर अगर ईद के दिन मुझे ऐसा लगेगा, मैं स्केड्यूल डाल देती हूँ। संडे के दिन आपका जो है, यानी कल तो आपका लेक्चर कंपलसरी लेना ही लेना है मुझे, एनी हाउ देर इज नो नीड टू चेंजेस ऑफ द टाइम। तो मैं आपको कल लेक्चर आपका कंपलसरी होगा ही होगा। इज दिस क्लियर? तो डोंट यू वरीड अबाउट दैट, कि ऐसा नहीं है कि आपका लेक्चर नहीं होगा, आपका लेक्चर होगा। ईद है, ईद सुबह में हो जाएगी, मैं कैसे भी करके पॉसिबल करके आपका 1 आवर का लेक्चर कंटिन्यू करूंगी। ओके, सो नाउ व्हाट इज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट? मैंने एक बता दिया ना कि देखो एक स्टैंडर्ड होता है मार्केट में, जैसे कोई भी ब्रांड होती है, वो ब्रांड देखो अपने रेट को कभी भी रिड्यूस नहीं करती। वो ब्रांड के अंदर कभी 2 साल में 3 साल में एक बार सेल लगेगा, जहाँ पे देखो अभी देखो शाहरुख खान है, सलमान खान है, जैसे सलमान खान का एक ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, है ना, वो ब्रांड का आपको देखो मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल जाएंगे 150-150 वाले, लेकिन वो ब्रांड की शॉप में अगर आप जाओगे तो आपको 1500-2000 रुपीज से स्टार्टिंग है, यानी उसका जो पैसा है वो ट्रस्ट में जाता है। ओके, तो वो जो है रेट जो है वो रेट में आपको वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट रखा हुआ है, यानी जो है नॉर्मल पीपल भी खरीद सकता है और अमीर पीपल भी ले सकता है। ठीक है, तो मेंटेन बना के रखना कि बाबा अगर हमारी शॉप पे कोई आए तो रिटर्न नहीं जाना चाहिए। जैसे जो मारवाड़ी लोग रहते हैं ना, देखो उनके पास एक रीजनेबल रेट में वो लोग एक बजट माइंड में बनाकर चलते हैं, और उनके पास से कभी भी कोई भी कस्टमर ऐसा वो जाने ही नहीं देते रिटर्न। द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ मेथड यूज टू कंपेयर द रिवेन्यू। हम पहले देखेंगे प्रॉफिट को कंपेयर करके देखेंगे। द मैनेजमेंट और डिफ्लेक्ट द इनिशियल करेक्ट मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी अगर सामने वाला अभी समझ लो, मैंने हम लेडीज लोग की आदत है, अगर वो बोलेगा 15,000 तो हम लोग बोलेंगे 3,000, है ना। 15,000 बोला हमने, 3,000, कितना डिफरेंट आ गया। सिंपल है। तो वो तो उसने बोलने वाले ने 15,000 बोला, हमने भी बोलने का था, तो हमने जब वो ज्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं कर रहा तो हम कम बोलने के लिए क्यों शर्माए। सही बात है। बार्गेनिंग होती है एक दूसरे से, फिर वो हम उसको डील देते हैं, वो हमको कम पे आता है, 10,000 तक आता है, हम 5,000 पर आते हैं, फिर वो 7,000 पर आता है, हम 6,000 पर आते हैं। तो फिर वो अपनी प्रॉफिट मार्जिन देखेगा ना कि बाबा अगर मैं सामने वाले को 6,000 में प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नुकसान करके तो नहीं दूंगा। तो मेरे को 6,000 रुपए में अगर बेनिफिटेड है तो मैं वो आपको दे दूंगा, अगर नहीं है तो नहीं दूंगा। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी मेरे लेने से पहले और उसके देने के पहले एक उससे माइंड में बना के रख ले कि बाबा मेरे को इसका डबल बोल के बेचना है मार्केट में, और उसके बाद अगर बार्गेनिंग हुई तो इतने इतने पे लाकर बेचना है। थैंक यू सो मच फॉर द रुकमनी, फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट। कल कैसा है बेटा कि ईद है, बहुत मतलब सेलिब्रेशन वगैरह तो अभी घर में ही करते हैं, हम घर पे ही है। तो देखते हैं, अगर गेस्ट वगैरह तो इतने ज्यादा अगर कुछ रहा नहीं ना, तो ये रहेगा, मतलब लेक्चर तो मैं सोच रही हूँ कि स्किप नहीं करूँ, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना। और कल मैं आफ्टरनून में बैठकर, कल कैसे छुट्टी है तो कल मैं आफ्टरनून में बैठकर जो है आप लोग की जो इसके अंदर हिंदी के जो कंटेंट्स रह गए थे वो मैं पूरे कर दूं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या रहता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट देखना पड़ता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट देखना रहता है, ओवरहेड कॉस्ट करना रहता है। समझ में आ रही बात? अभी समझ लो लिज्जत पापड़ की कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी, ठीक है, लिज्जत का पापड़ कंपनी का जो पापड़ है वो आपको मार्केट में एक स्टैंडर्ड कॉस्ट से ही मिलेगा। अमीर लोग भी खरीद कर खा सकते हैं, गरीब लोग भी खरीद के खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो मेहनत करने वाले लोग थे तो उनको उनका पैसा प्रॉपरली मिला कि नहीं मिला, ये चीज हमको देखना पड़ता है। जो चीजें मटेरियल आटा है उसके अंदर जो भी कंटेंट लग रहे हैं उसके लिए जो कॉस्ट लग रहा है वो प्रॉपरली फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओवरहेड यानी अदर खर्चे जो ऊपर लग रहे हैं बेचने के लिए, पैकेजिंग के लिए,
ओके। उसके बाद उसको क्लीनेंस करवाने के लिए, हाइजीन को चेक करने के लिए, तो ये सारी चीजों का जो मेंटेन करना पड़ता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो वो हम लोग क्या कहते हैं उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये आपको समझ में आ गया? देखो अभी तक इतने सारे स्लाइड्स बाकी है, इतने सारे स्लाइड्स बाकी है। देखा कितने सारे स्लाइड है। ये मुझे आपको बराबर बताने हैं, ये मैं आगे 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 आपको स्क्रॉल करके बता रही हूँ कि देखो इतने इतने बाकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। ठीक है। तो अभी तक और इसके पहले अभी जो मैंने जितने भी एक्सप्लेन किया उसके अंदर भी लास्ट के जो 10 स्लाइड है उसका हिंदी में कंटेंट रह गया है। तो मैं आज आपको जो है नहीं करूंगी स्लाइड, मैं आज भी बता रही हूँ, मैं आज नोट अपलोड नहीं करूंगी। यस, इम्पोर्टेंट स्लाइड्स है, यानी इम्पोर्टेंट स्लाइड है बेटा, यानी उसके ऊपर यानी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो मेरे लिए इम्पोर्टेंट स्लाइड इसलिए है कि मैं आपको एक भी चीजें ना स्किप नहीं करना चाहती हूँ कि बाबा नहीं आने वाला है तो नहीं पढ़ना। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं बता दूंगी कि यूजीसी नेट के वाला जो है वो ये पूछने वाला है, या फिर यूजीसी नेट के पेपर सेटर के साथ मेरे हम लोगों की डील है कि बाबा ये बता दो, ऐसा कुछ नहीं है। बट कंसेप्ट क्लियर होगा ना, कंसेप्ट क्लियर, तो अगर वो कोई भी क्वेश्चन करेगा ना तो वी शुड नो दैट। आपको अभी माइंड में बैठ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, बजट कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। देखो अभी तक आपने जो है कॉस्टिंग पढ़ा होगा ना, डेफिनेटली ईमानदारी से मुझे बताओ अभी तक इतना डीपली आपको मार्जिनल कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में पता था? अभी कंसेप्ट क्लियर है ना आपके बारे में कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या। अगर आज आपको कोई बोलेगा कि कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ा दो, तो अगर आपको वेरिएंस वगैरह के बारे में दे दिया तो आप बता सकते हो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, ये सारी चीजें, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, ये सारी चीजें आप बता सकते हो इजिली। तो ये जो चीज है ना, मैं आपको यही सिखाना चाहती हूँ कि आप लोग कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, रट्टा मत मारो। अभी जैसे मैंने आपको नोट्स दे दिया तो उसको रटो मत। मैंने उसके बारे में क्या बोला है तो उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे मैंने इसकी पहले वाली शीट में जो है बताया कि इसके ऊपर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि रेवेन्यू होगा कि कैपिटल प्रॉफिट होगा कि क्या होगा। अब ये जो कॉस्टिंग के बारे में है ना, आपको ऐसा पूछेगा कि बाबा अगर मार्जिनल प्राइस के ऊपर प्रॉफिट हुआ तो वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हुआ कि मार्जिनल कॉस्टिंग हुआ। अगर वेरिएबल और ओवरहेड के बारे में हम सोच के चल रहे हैं कि कॉस्ट के अंदर चेंजेस लाना है, तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मार्जिनल के बारे में बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो ज्यादातर हमारा माइंड कहाँ डाइवर्ट हो गया होता है, मार्जिनल पे, लेकिन अभी हमको पता चल गया है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर हम लोग को डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर जो लगाना है, जो पैसे उनको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, उनका देकर जो प्रॉफिट बनेगा उसके ऊपर उसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक बनाकर चलेंगे कि बाबा ये प्रोडक्ट मार्केट में 20 रुपए में बिकना चाहिए एनी हाउ, मतलब एनी हाउ। अब मैं 40 में बेचूं, 50 में बेचूं या 60 में बेचूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मुझे कितना रुपए चाहिए, 20 रुपए मुझे एनी हाउ चाहिए। तो इट इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड प्राइस। मार्जिनल मतलब हमने एक प्रिंट प्राइस बना दिए कि बाबा इतने ही मार्जिन तक हम लोगों को जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम बोलेंगे कि 100 रुपए 100 रुपए, तो पब्लिक कैसे हो जाएगी। कुछ चीजों में पब्लिक का इंटरेस्ट देखो दो चीजों में होता है, एक तो लोअर कॉस्ट के ऊपर और एक हायर कॉस्ट के ऊपर। जो हायर स्टैंडर्ड है वो कभी भी लो क्वालिटी का प्रोडक्ट, लो वैल्यू का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, उनको लगेगा सस्ता है मतलब खराब है। जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली के हो गए वो देखेंगे डिस्काउंट लगा, अरे बाबा क्वालिटी कुछ भी होने दे, कैसी भी होने दे, जारा लिखा होने दे, बीइंग ह्यूमन लिखा होने दे, एडिडास लिखने दे, गूगली लिखने दे, कुछ भी लिखने दे, 150 रुपए का टी शर्ट बोला है मतलब 150 रुपए में मैं खरीदूंगा, माइंड उसका सेटअप रहता है। तो ये चीजें होती है, तो ये हम लोग को चेक करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े कंसेप्ट हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे हम।
चेक करेंगे एक बार, पूरा आप रिवाइज कर लेना कि कैसा हुआ था, एंड देन लेट मी नो कि अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है क्या। एंड आई वुड लाइक टू बी हम्बल रिक्वेस्ट यू डैट कि आज मैं नोट्स अपलोड नहीं करूंगी। 2 दिन की और आज की 3 दिन के नोट्स है जो एग्जैक्टली 150 स्लाइड्स की बनी है हमारी, वो जो है उसके अंदर से कुछ हिंदी के कंटेंट रह गए हैं, तो मैं आपको जो है कल अपलोड कर दूंगी। ठीक है। एनी डाउट? आज थोड़ा सा डाउन फील कर रही हूँ सुबह से, थोड़ा आज गर्मी ज्यादा थी इसीलिए। ये यूनिट का लास्ट पोजीशन, एक पोस्ट जो था ना बिच्चा, ये रह गया था सेकेंड यूनिट का। तो ये 150 पेज की स्लाइड जो मैंने स्लो स्लो में बनाई है ना, वो अलग फ्लो में, मतलब मुझे ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट होने वाला है ना, तब मुझे बताना था। लेकिन ये कंटेंट कंपलसरी है क्योंकि यूनिट 2 के ऊपर इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। शुभ रात्रि आनंद कुमार जी। और अच्छा लगा कि आपने ज्वाइन किया। आनंद कुमार जी, एक ऐप के अंदर चैट बॉक्स है जिसके अंदर सारे स्टूडेंट ऐड है, तो मैं आपको उसमें ऐड कर देती हूँ। तो उससे अगर आप कनेक्ट हो गया, कुछ भी डाउट रहेगा या क्वेरीज रहेगी, आप वहां पर मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी है, हम आपको सोचेंगे कि आपकी जल्दी से जल्दी उस चीज को आपको सॉर्ट आउट करके दें। गुड नाइट एवरीवन, एंड वंस अगेन मेरी तरफ से भी आप सबों को ईद मुबारक। मोस्ट वेलकम डियर। चलो आज यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। चलो आप लोग कट कर दीजिए एक एक करके, मैं एक आनंद कुमार जी को ऐड कर लेती हूँ। और दूसरा एक स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन थे ना, आज 2 लोगों का मैंने नाम पढ़ा था कि 2 न्यू लोग ज्वाइन हुए हैं। आनंद कुमार, चलो आनंद कुमार गौतमी को हमने ऐड कर लिया, ठीक है। नदीम अहमद, यस 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 सर। नदीम, कल क्लास होगी, हाँ डियर, कल क्लास होगी, 8 बजे की ही क्लास होगी, ठीक है। नदीम अहमद, नदीम, हाँ आपको भी ऐड कर लेती हूँ। तो कुछ अपडेट होगी अगर लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी, तो यहाँ चैट बॉक्स पे अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो फिर हम आपको बता देंगे। ओके नदीम। चलो बाय बाय एवरीवन, मैंने दोनों को ऐड कर दिया है, नदीम जी आपको भी, और आनंद कुमार आपको भी, ईशा आप भी ग्रुप में ऐड हो चुकी हो। शालिनी मिश्रा मैम मुझे भी कर दीजिए। हाँ शालिनी मिश्रा, आप मुझे नहीं दिखी बच्चा, शायद मैं पढ़ाने में बिजी थी तो इसलिए मेरा माइंड आपकी तरफ नहीं गया। सॉरी फॉर डेट, मैंने आपको देखा ही नहीं। शालिनी मिश्रा। यस शालिनी, मैंने आपको भी ऐड कर दिया। ओके चलो, तो आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। ओके ओके डियर। हाय मैम संजना, संजना आप भी ऐड हो ना मेरा बच्चा? हाँ डियर बोलो संजना। थैंक यू डियर, ईद मुबारक आपको भी। संजना कुछ बोलना, हाँ बोलो ना संजना, मैं हूँ बोलो। नहीं नहीं, ये यूनिट खत्म हो गया है ना।
बच्चा ये यूनिट के अंदर कॉस्ट का जो पार्ट था ना, मैंने वो स्किप किया था कि हम कॉस्ट मैनेजमेंट में सीखेंगे, लेकिन वो कॉस्ट मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो यहाँ के लिए यूनिट 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाले टॉपिक के ऊपर यूनिट 2 में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए ये स्लाइड जो है ना, ये जो पीडीएफ है आपका, ये मुझे अपडेट अभी आपको करवाना कंपलसरी था, इसीलिए मैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पे वापस से आके कॉस्ट का एक जो था उसके अंदर कंक्लूजन, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एबीसी फॉर्म क्या होता है, ये कंसेप्ट बाकी रह गया था, तो वो सिखाने के लिए हम आ गए इधर। समझा? अब एक लेक्चर और मतलब इसमें चला जाएगा कल का, तो हमारा ऑलमोस्ट सैटरडे तक पूरा, यानी समझ लो यूनिट 2 खत्म हो गया। यूनिट 3 हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका मंडे से हम जो है बैकअप स्टार्ट करेंगे। समझा? ये यूनिट में ये पार्ट रह गया था। यूनिट के अंदर भी 1 2 3 4 5 6 10 टॉपिक रहते हैं, ये स्लाइड के अंदर मैंने रखा है। ठीक है, आपको समझेगा फिर, डोंट यू वरी। ठीक है बच्चा, तो चलो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। ओके, हाँ मैं लूंगी बेटा, कल क्लास लूंगी, डोंट यू वरी, कल कंपलसरी क्लास होगा। ठीक है, कल 8 बजे कल क्लास कंपलसरी होगा। बाय डियर, बाय।